जी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 डाटा स्ट्रक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं हम। जी लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी स्टैक की। स्टैक एक नया डाटा स्ट्रक्चर था हमारे लिए जो कि लास्ट एंड फर्स्ट आउट पे बेस करता है, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कहा था बिल्कुल जिस तरह लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एरे यानी कंसेक्टिव मेमोरी और लिंक्ड मेमोरी यानी नॉन कंसेक्टिव मेमोरी। बिल्कुल इसी तरह स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमारे पास ये दोनों मेथड मौजूद हैं। अगर हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं एरे के थ्रू या लिंक लिस्ट के थ्रू, तो दोनों में क्या फ़र्क है। एरे के थ्रू हमने इम्प्लीमेंट करके देखा, हमें सारे के सारे उसके ऑपरेशंस जो है वो यूनिट टाइम कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस लगे। लेकिन एरे के साथ एक प्रॉब्लम था, और वो क्या था, वो ये था कि एरे के साथ हमारे पास साइज़ लिमिटेशन आती है। साइज़ लिमिटेशन इस तरह से कि अगर हमने स्टार्ट पे एक एरे डिक्लेयर करवा दिया, स्टैटिक एरे, और उसका साइज़ हमने 5 रख दिया है, तो अब अगर हमारे पास स्टैक के अंदर 5 की बजाय 6 या 7 एलिमेंट्स हैं, तो वो एरे हमारे पास ग्रो नहीं कर सकती। उसके लिए हमें एक नई एरे ही बनानी पड़ेगी और स्टैक को दोबारा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यही काम लिंक्ड मेमोरी के थ्रू करें, तो लिंक्ड मेमोरी में स्टैक के साइज़ की लिमिटेशन का इशू हमारे पास नहीं आता, क्योंकि लिंक्ड मेमोरी के केस में जहाँ पे भी वैल्यू मेमोरी में जहाँ पे भी स्पेस अवेलेबल होती है, वहाँ पे स्टैक के एलिमेंट को स्टोर करके उससे जो है पीछे वाले एलिमेंट्स के साथ उसे कनेक्ट करके लिंक करके तो हम स्टैक के अंदर जितने भी चाहे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम जो हमारे पास एरे के साथ था वो ये था कि हमारे पास बेसिकली हमें एरे के थ्रू स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हुए ये ध्यान रखना है कि कि हम कौन से एरे के इंडेक्स को हम टॉप बनाएं। हम बिल्कुल लास्ट वाले को टॉप बनाएं या फर्स्ट वाले को टॉप बनाएं, हमें ये भी डिसाइड करना उसमें इशू था। और हमें बेसिकली इसके लिए पुश एंड पॉप को किस तरह से फास्टेस्ट रन किया जाए, उसके लिए हमने डिसाइड किया कि एरे को हम स्टार्ट वाले फर्स्ट इंडेक्स को नहीं बल्कि लास्ट इंडेक्स को टॉप का हमने नाम दिया। बहरहाल ये भी हमारे पास एक उसकी जो है एक लोकेशन आइडेंटिफाई करना कि कहाँ से हमारे पास पुश एंड पॉप फास्टेस्ट काम करेंगे, ये भी हमारे पास एक टास्क था, एक इशू था, ठीक है। तो बेसिकली इन प्रॉब्लम्स की वजह से साइज़ लिमिटेशन और पुश एंड पॉप को फास्ट बनाने के लिए टॉप की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने की वजह से हमारे पास एरे के साथ स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उन्हें अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं कि क्यों ना हम स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखें। अगर हम लिंक लिस्ट के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं तो जी, अगर हम स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर हमें उसमें भी कुछ चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। वो ये कि हम ज़रा सिंगल लिंक लिस्ट को रिकॉल करते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट को अगर हम रिकॉल करें तो उसके अंदर एलिमेंट्स को हम इंसर्ट जब कर रहे होते हैं, चाहे हम स्टार्ट पे कर रहे होते हैं चाहे हम एंड पे कर रहे होते हैं, एक जितना टाइम लगता है, क्योंकि स्टार्ट या एंड पे कहीं पे भी दरमियान में इंसर्ट करते हुए हमें किसी भी एलिमेंट को आगे या पीछे मूव नहीं करना होता। जस्ट करंट से आगे वैल्यू इंसर्ट होती है और करंट उस न्यू नोड पे मूव कर जाता है, और उस नई आने वाली नोड को उससे पीछे वाली नोड और उससे आगे वाली नोड अगर दरमियान में इंसर्ट हो रहा है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये यूनिट टाइम या कॉन्स्ट टाइम ऑपरेशन है। लेकिन अगर हम लिंक लिस्ट के डिलीट के फंक्शन को देखते हैं, रिमूव के फंक्शन को देखते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम आता है। वो ये कि इसके स्टार्ट पे तो जब हम वैल्यू रिमूव करते हैं तब तो कॉन्स्टेंट टाइम लेता है, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट से वैल्यू रिमूव करने के बाद करंट जो है वो आगे मूव करता है। लेकिन अगर हम या फिर अगर एक ही एलिमेंट है तो पीछे मूव करता है। लेकिन अगर हम आखिरी एलिमेंट रिमूव करते हैं, एंड से एलिमेंट को रिमूव करते हैं, तो फिर हमें पूरी की पूरी लिस्ट को ट्रवर्स करके उस एलिमेंट तक पहुंचना पड़ता है जो कि करंट से पीछे है। क्योंकि जब करंट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, जो कि लास्ट एलिमेंट है, अगर वो रिमूव हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अगर जो है करंट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट है, एंड पे है, जब वो रिमूव हो जाएगा तो फिर करंट को पीछे मूव कराना है। और करंट को पीछे मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी लिस्ट को चेक करना पड़ेगा और वो एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा लिस्ट में से, स्टार्ट से हेड से लेके उस एलिमेंट तक पहुंचना पड़ेगा जिसके एड्रेस पोर्शन में करंट का एड्रेस स्टोर है, ताकि हम करंट को पीछे मूव करवा सकें। बहरहाल जी, ये हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, इन्हें भी हम अपने माइंड में रखते हुए देखते हैं कि स्टैक को हम इसके थ्रू किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एरे के अंदर हमने ये डिसाइड किया था कि टॉप
या स्टार्ट किसको रखा जाए। उसी तरह हमें यहाँ पे भी लिंक लिस्ट बनाते हुए भी हमें लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक बनाते हुए भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमने लिस्ट का स्टैक का स्टार्ट क्या बनाना है, ठीक है। यानी फर्स्ट एलिमेंट जो हम स्टैक के अंदर इंसर्ट करते हैं क्या वो हेड होगा या क्या वो टॉप होगा, ठीक है। तो अगर तो वो हेड या वो टॉप है फर्स्ट वाला एलिमेंट, तो फिर इसका मतलब है हमेशा वहीं पे वही उसी से उस पे ही इंसर्ट और वहाँ से रिमूव होगा, पुश एंड पॉप होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब फर्स्ट के बाद दूसरा एलिमेंट आएगा तो दूसरा एलिमेंट टॉप बन जाएगा, यानी हेड बन जाएगा, स्टार्ट बन जाएगा। दूसरे के बाद जब तीसरा आएगा तो वो टॉप पे चला जाएगा, हेड पे चला जाएगा। इसलिए हमें लिंक लिस्ट के अंदर भी इस ऑर्डर को याद रखना है कि बेसिकली हमने स्टैक मेंटेन कर रहे हैं, तो स्टैक के अंदर आपके पास फर्स्ट एलिमेंट टॉप नहीं होता, बल्कि जो है जो सबसे ऊपर एलिमेंट यानी जो सबसे आखिर में एलिमेंट आया था लास्ट इन, वही आपके पास टॉप एलिमेंट होता है। सो मेक सेंस टू प्लेस स्टैक एलिमेंट्स एट स्टार्ट ऑफ द लिस्ट बिकॉज इंसर्ट एंड रिमूवल आर कांस्टेंट टाइम्स। तो हमने जो है ये भी याद रखना है कि स्टैक के साथ यही हम सेंस बनती है कि एलिमेंट्स को जो है स्टार्ट पे रखा जाए लिस्ट के, ताकि इंसर्ट एंड रिमूव करना आसान हो, कांस्टेंट टाइम ले वो। अब कैसे स्टार्ट हमने बनाना है, ज़रा हम इसकी एक पिक्टोरियल जो है पिक्टोरियल फॉर्म में इसको देखते हैं कि लिंक लिस्ट के थ्रू हमने स्टैक को कैसे मेंटेन। देखें जी, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं लिस्ट के स्टैक के अंदर। ये हमें स्टैक नज़र आ रही है। स्टैक के अंदर सबसे नीचे यानी सबसे पहले कौन था, 2 था। लास्ट इन फर्स्ट इन जो था आपके पास 2 था, देन 5, देन 7 एंड देन 1। अच्छा, अब लिंक्ड लिस्ट का क्या रूल है? लिंक्ड लिस्ट का ये रूल है कि हर एलिमेंट अपने से नेक्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है। हर एलिमेंट अपने से नेक्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है। अब अगर स्टैक को हम याद करें, स्टैक क्या कहता है कि हर एलिमेंट अपने से ऊपर वाले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है। बात वही है कि हर एलिमेंट अपने से अगले वाले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है, हर एलिमेंट अपने से ऊपर वाले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो गई। अगर याद करें तो हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसके एड्रेस पोर्शन के अंदर हम नल रखवाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, जो लिस्ट के स्टैक के अंदर फर्स्ट वैल्यू है, उसको अगर हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट की मदद से अगर हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो फर्स्ट वैल्यू के हमने एड्रेस पोर्शन में नल रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हर वैल्यू को अपने से आगे वाली वैल्यू का नहीं पता, बल्कि हर वैल्यू को अपने से पीछे वाली वैल्यू का एड्रेस पता है। क्योंकि जब भी हम एक टॉप एलिमेंट को रिमूव कराएंगे तो टॉप ने नीचे मूव करना है, इसलिए हर एलिमेंट को अपने से पिछले एलिमेंट का एड्रेस पता होना चाहिए। जबकि लिंक लिस्ट के अंदर जब हम जो है कोई भी एलिमेंट रिमूव या फिर एलिमेंट ऐड करते थे करंट लोकेशन पे, तो करंट लोकेशन पे ऐड करने से हमारे पास करंट पॉइंटर नेक्स्ट मूव करता था, यानी आगे लोकेशन पे, और रिमूव करने से उससे पिछले वाले लोकेशन पे मूव करता था और उसके लिए ट्रैवर्सिंग की जाती थी। बहरहाल उसको हम यहाँ पे नहीं देख रहे, हम यहाँ पे स्टैक को समझ रहे हैं। स्टैक के अंदर आप देखें आपके पास 2, 5, 7 और 1 है। अब लिस्ट के अंदर हर एलिमेंट को अपने से नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पता होता है, जबकि स्टैक के अंदर हर एलिमेंट को अपने से पिछले एलिमेंट का एड्रेस पता होना चाहिए। इसलिए अगर हम 2 की बात करें तो 2 से नीचे तो कोई एलिमेंट नहीं, 2 से पीछे तो कोई एलिमेंट नहीं, इसलिए हमने 2 के एड्रेस पोर्शन में नल रखवाया। अगर हम 5 की बात करें तो 5 से पीछे कौन है? 2 है। 7 से पीछे कौन है? 5 है। 1 से पीछे कौन है? 7 है। इसलिए अब एड्रेस पोर्शन में हर एलिमेंट अपने से पीछे वाले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करेगा। याद करें डबल लिंक लिस्ट जिसके अंदर हमने 2 एड्रेस पोर्शन बनाए थे, एक आपके पास जो है प्रीवियस और एक नेक्स्ट, और प्रीवियस एड्रेस और एक नेक्स्ट एड्रेस, बेसिकली जो अपने से जिसमें हर नोड अपने से पीछे वाले और अपने से आगे वाले नोड का एड्रेस याद रखता था। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास अगर हम स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं तो हर एलिमेंट अपने से नीचे वाले अपने से पीछे वाले एलिमेंट का एड्रेस याद रखेगा। और जो बिल्कुल लास्ट एलिमेंट होगा, जो लास्ट पे ऐड किया जाएगा, उसे हम हेड कहेंगे।
ठीक है। यहाँ पे हम करंट पॉइंटर नहीं बनाएंगे क्योंकि हेड ही हमारे पास काफ़ी होगा। करंट पॉइंटर तो हम तब बनाते हैं ना जब हमारे पास स्टार्ट कोई और जहाँ पे हम करंटली काम कर रहे हैं वो कोई और हो। अब यहाँ पे हमारे पास स्टैक के अंदर ये रूल है कि जहाँ पे करंटली कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जहाँ पे पुश या पॉप हो रहा है, करंट भी या हेड या टॉप भी वहीं पे होगा, इसलिए हम हेड के पॉइंटर से ही अपना काम चला सकते हैं। हेड का पॉइंटर जहाँ पे होगा वही आपके पास टॉप लोकेशन होगी। अगर कोई वैल्यू ऐड होगी तो उससे ऊपर ऐड होगी, उससे ऊपर ऐड होके उस वैल्यू को हेड वाली वैल्यू के हेड वाली नोड का एड्रेस का बता दिया जाएगा। और अगर हेड वाली नोड रिमूव होगी तो हेड वाली नोड रिमूव होने से हेड को उसके पीछे वाले नोड पे ले के जाया जाएगा, यानी हेड जिस नोड पे है उसके एड्रेस पोर्शन में जिसका एड्रेस है वहाँ पे हेड को मूव करवाया जाएगा। बहरहाल कैसे करते हैं हम इसकी प्रोग्रामिंग की एग्जांपल देखते हैं कि हमने किस तरह से पुश पॉप टॉप इज़ एम्प्टी और इज़ फुल की हमें ज़रूरत है, यानी उस पर भी हम बात करते हैं। इन फंक्शंस को हमने कैसे प्रोग्राम करना है देखते हैं जी। हाँ जी, ये है हमारे पास पॉप का ऑपरेशन। पॉप का ऑपरेशन में क्या करते हैं, पॉप का ऑपरेशन जो टॉप एलिमेंट होता है जिसको हम यहाँ पे हेड कह रहे हैं, स्टैक अगर हम लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जो हेड है वो हमारे पास टॉप एलिमेंट है। तो पॉप का फंक्शन क्या करता है, टॉप एलिमेंट को रिटर्न करता है और उसे रिमूव करता है। तो रिटर्न करवाने के लिए हमें सबसे पहले हेड वाले या टॉप वाले नोड के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई है वो हमें गेट करके स्टोर करनी है। हमने एक टेम्प्रेरी वेरिएबल एक्स लिया और हेड से गेट करके, अगेन ये गेट वाला फंक्शन वही है जो नोड का फंक्शन है, जो क्या करता है, नोड की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो हेड भी यहाँ पे एक नोड है, ठीक है। तो हेड नोड की वैल्यू को गेट करने के लिए हमने गेट का फंक्शन यूज़ किया जिसके थ्रू जो भी आंसर आया यानी 1 यहाँ से रिटर्न होगा और 1 को हमने किस में स्टोर करवा दिया, एक्स में। एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हमने एक टेम्पररी नोड पॉइंटर बनाया है, टेम्पररी नोड पॉइंटर बनाया है जिसका काम है किसी नोड का एड्रेस स्टोर करना। जारी बात है, एक पॉइंटर बनाया है जिसकी टाइप नोड है तो वो एड्रेस स्टोर करेगा किसका, किसी नोड का। हेड एक नोड है, ठीक है जी। तो हेड का एड्रेस हम किस में स्टोर करवा देंगे, नोड स्टैटिक पी में। हेड से वैल्यू ले ली और हेड के अंदर जिसका भी एड्रेस स्टोर है वो हमने पी में असाइन करवा दिया। क्यों करवाया अभी हम उसकी बात करते हैं। अब अगर हम इस हेड वाले एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं तो हेड को कहाँ मूव करना चाहिए, उससे पीछे वाले एलिमेंट पे। और उससे पीछे वाले एलिमेंट का एड्रेस कहाँ पे स्टोर है, हेड जिस नोड पे था उसके एड्रेस पोर्शन में। तो हेड के गेट नेक्स्ट से, यानी हेड जिस नोड पे था उसके गेट नेक्स्ट से हमने एक एड्रेस निकाला। एड्रेस किसका होगा, वो 7 का एड्रेस होगा और हमने वो हेड को असाइन कर दिया। ये वाली इंस्ट्रक्शन चलने के बाद, ये थर्ड वाली इंस्ट्रक्शन चलने के बाद ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा, यानी हेड पीछे आ चुका होगा। और फिर साथ ही हम डिलीट कर देंगे पी को डिलीट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये एलिमेंट निकल जाएगा। पी को डिलीट करने का मतलब है पी के लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई थी उसको हम ख़त्म कर देते हैं। और पी कौन है, पी ने अभी हेड का, यानी जो पहले हेड था रिमूव करने से पहले आपके पास हेड था, यानी जिसको आप रिमूव कर रहे थे टॉप एलिमेंट, उसका एड्रेस रखा हुआ है। तो उस एड्रेस को अगर हम डिलीट कर देते हैं उस मेमोरी लोकेशन को तो आपके पास 1 भी डिलीट हो जाएगा। और लास्ट पे जो है ना रिटर्न एक्स करने से 1 रिटर्न हो जाएगा, यानी यहाँ से आपके पास एक एलिमेंट हेड जो टॉप एलिमेंट है उसकी वैल्यू हमने ले ली। टॉप एलिमेंट का जो वो हेड का एड्रेस है वो हमने स्टोर कर लिया ताकि हम उस टॉप एलिमेंट को रिमूव कर सकें। हेड को हमने उससे नीचे ले गए, पीछे ले गए रिमूव करते हुए। हमने जो है नोड को, हेड वाली नोड को डिलीट किया और हमने जो हेड वाली नोड पे वैल्यू पड़ी हुई थी उसे हमने शो करवा दिया, यानी जो पहले हेड था वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी थी उसे हमने शो करवा दिया। ये आपके पास है पॉप का फंक्शन जब हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लिस्ट के थ्रू या लिंक्ड मेमोरी के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं जी, पुश करना है। अगर हमने कोई वैल्यू पुश करनी है तो ज़ाहिर बात है, पहली बात तो वो कोई वेरिएबल लेगा, पैरामीटर वैल्यू लेगा जिसे हमने पुश करवाना है। अब हम कहाँ पे पुश करवाते हैं, हमेशा हेड से ऊपर वैल्यू पुश करवाई जाएगी, यानी नई वैल्यू हेड से आगे पुश करवाई जाएगी। हेड आपके पास 7 था क्योंकि 1 को हमने रिमूव कर दिया, हेड आपके पास 7 था। तो नई वैल्यू ऐड करने के लिए सबसे पहले तो एक न्यू नोड बनेगा, ठीक है, सिंपली एक न्यू नोड बनेगा, ठीक है। नई वैल्यू को ऐड करने के लिए, लाइक 9 को ऐड करने के लिए न्यू नोड बना। न्यू नोड को किस सेट को कॉल करके उसे एक्स पास कर दिया जाता है। एक्स जो भी वैल्यू है, लेट्स से एक्स यहाँ पे 9 है तो सेट एक्स से उसके पास यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इन 2 इंस्ट्रक्शन से आपके पास ये हाल ही एक नोड बना जिसके अंदर एक एड्रेस और एक वैल्यू पोर्शन है। न्यू नोड सेट एक्स करने से उसके अंदर ये 9 वाली वैल्यू चली गई। अब हमने क्या करना है, जो नई नोड आई है, न्यू वैल्यू आई, न्यू नोड हमारे पास स्टैक के अंदर आई है, हमने उसको बताना है कि उससे पीछे कौन है। अब उससे पीछे कौन है, जो पहले हेड था,
ठीक है। तो अगर हम हेड का एड्रेस उस न्यू नोड के एड्रेस पोर्शन में रखवा दें, लाइक न्यू नोड के सेट नेक्स्ट को अगर हम हेड असाइन कर दें, तो क्या होगा, न्यू नोड को पता चल जाएगा कि उससे नीचे कौन है, क्योंकि जो पहले हेड था हमने उससे ऊपर अब नई वैल्यू ऐड करवाई है, इसलिए न्यू नोड को कि हमने क्या बताना है कि उससे पीछे कौन है जो हेड था। ठीक है, ये बताने के बाद हमने जब कनेक्शन बना लिया तो अब हमें हेड को उस न्यू एलिमेंट पे, उस न्यू नोड पे मूव कर देना है। उसके लिए हम हेड इज इक्वल टू न्यू नोड करते हैं, तो आपके पास हेड जो है वो आगे मूव कर जाएगा। ठीक हो गया जी। ये आपके पास पुश का फंक्शन है कि किस तरह से एक नई नोड बनाई, उसके अंदर वैल्यू रखवाई, उसका एड्रेस सेट किया। उसका एड्रेस सेट करने में हमने बस ये करना है कि जो पहले हेड था वो जिस नोड पे पॉइंट आउट कर रहा था उसका एड्रेस हमने उसके एड्रेस पोर्शन में दे देना है न्यू नोड के। अब न्यू नोड को पता चल जाएगा कि जो पहले हेड था वो उससे नीचे चला गया और हेड को हमने न्यू नोड पे शिफ्ट कर देना। ठीक है जी, ये हमारे पास पुश का फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं इसके साथ टॉप का फंक्शन कैसे हम प्रोग्राम करते हैं। जी, टॉप का फंक्शन अगेन यहाँ पे क्या करता है, टॉप वैल्यू की टॉप लोकेशन पे, स्टैक के टॉप लोकेशन पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसे रिटर्न करवाता है। ठीक है, अगेन हम हेड एक नोड है और हेड जो आपके पास यहाँ पे टॉप का काम कर रही है, और हेड के साथ हम गेट का फंक्शन जब कॉल करते हैं तो वो जिस नोड के साथ भी हम गेट का फंक्शन कॉल करते हैं उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू को रिटर्न कराता है। तो जब हम हेड गेट करेंगे तो वो इंटीजर वैल्यू जो भी हेड होगा, लाइक 9 अगर हेड है तो यहाँ से 9 रिटर्न करवाएगा, और जो है यूज़र के सामने वो आ जाएगा, क्योंकि टॉप फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसलिए यहाँ से एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी। अच्छा, अब इंट इज़ एम्प्टी के फंक्शन को भी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। देखें, जो कि रिटर्न करता है हेड इज़ इक्वल टू नल। अच्छा, इज़ एम्प्टी के फंक्शन की यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया और इस फुल को हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्यों? इस फुल हम तब यूज़ करते थे जब हमें ये देखना होता था कि कहीं स्टैक फुल तो नहीं हो गई और हम नई वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब याद करें, हम एरे के थ्रू स्टैक को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, हम किसके थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम लिंक्ड मेमोरी के थ्रू, लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्या इसके अंदर कोई साइज़ का लिमिटेशन है कि कहीं स्टैक कभी स्टैक फुल हो सकती है कि हम नई वैल्यू ऐड ना कर सकें? नो, बेसिकली इसी साइज़ लिमिटेशन को अवॉइड करने के लिए ही तो हम एरे से लिंक्ड मेमोरी की तरफ आए हैं। सो जैसे ही हमारे पास जब भी हमें नई स्टैक के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी होती है, मेमोरी में उसे कहीं पे भी जगह मिलती है और उसको उससे पीछे वाले एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक हो गया जी। सो हमें लिंक्ड मेमोरी के साथ स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हुए ये देखने की ज़रूरत नहीं होती, पुश करते हुए एलिमेंट को, कि कहीं स्टैक फुल तो नहीं है, जैसे कि एरे के साथ साइज़ लिमिटेशन में ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर हम स्टैक में से वैल्यू पॉप करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि कहीं स्टैक खाली तो नहीं है, यानी स्टैक के अंदर कोई एक वैल्यू भी मौजूद है कि नहीं। अगर तो हेड नल होगा, यानी हेड वाले पॉइंटर के अंदर जो कि टॉप का काम कर रहा है, अगर उसके अंदर किसी भी नोड का एड्रेस नहीं है, इसका मतलब है कि स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट या तो अभी तक आया नहीं है, जितने थे वो सारे पॉप हो चुके हैं। तो फिर उस केस में इस एम्प्टी को रिटर्न करना चाहिए 1, और अगर इस एम्प्टी 1 रिटर्न होगा इसका मतलब है स्टैक लिस्ट या लिंक्ड स्टैक list is empty, which means we can't pop an element from the stack। ठीक हो गया जी। अगर हेड नल है, यानी हेड किसी भी नोड पे नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो पॉप करते हुए ये ज़रूर चेक कर लेना है कि कहीं लिस्ट खाली तो नहीं, लेकिन पुश करते हुए ये चेक करने की ज़रूरत तो नहीं कि कहीं लिस्ट फुल तो नहीं। ठीक हो गया जी। और अगर हम इसका एक एनालिसिस देखते हैं तो लिंक मेमोरी के थ्रू स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हुए सारे के सारे ऑपरेशंस जो हैं वो कांस्टेंट टाइम लेते हैं। अगर रिकॉल करें तो एरे के अंदर भी सारे के सारे ऑपरेशंस, ऑल 5 ऑपरेशंस जो थे वो कांस्टेंट टाइम लेते थे। लिस्ट और एरे के अंदर एरे स्टैक यूजिंग एरे एंड स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट, दोनों में फ़र्क अगर हम अभी खुद से कंक्लूड करना चाहें तो वो हम अभी तक साइज़ लिमिटेशन का ही आ रहा है। ठीक है, बाकी उसमें भी टॉप को डिसाइड करना होता है, यहाँ पे भी टॉप को या हेड को हमने डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे रखा जाए। तो मेन हमें प्रॉब्लम साइज़ लिमिटेशन का आ रहा है। ठीक है, चलें एक एक कंपैरिजन फिर भी इसका हम देख लेते हैं। हाँ जी, स्टैक को हम एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करें या लिस्ट के थ्रू, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि बोथ इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखें तो दोनों के ऑपरेशंस जो हैं वो कांस्टेंट टाइम लेते हैं। तो क्या कोई रीज़न है कि हम एरे को चूज़ करें एक स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के लिए या लिस्ट को चूज़ करें? देखते हैं जी, आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं।
बेसिकली मेमोरी को एलोकेट करना और डी एलोकेट करना फॉर लिस्ट नोड्स डज टेक मोर टाइम दैन प्री एलोकेटेड एरे। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी लिंक्ड मेमोरी के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर न्यू स्टैक का एलिमेंट आता है तो तब ही एक नई मेमोरी लोकेशन एलोकेट होती है, और जब वो रिमूव होता है तो वो मेमोरी लोकेशन डी एलोकेट होती है। ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है। लेकिन अगर हम उसकी बजाय प्री एलोकेटेड एरे ले लें जिसमें हमने स्टार्ट पे एक ही दफ़ा 5 या 6 7 8 9 10 लोकेशंस को हमने के लिए मेमोरी को एलोकेट करवा लिया, तो हमें बार बार एलोकेशन एंड डी का एलोकेशन नहीं करवानी पड़ती, यानी उसमें हमारे पास टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो इस पॉइंट के हिसाब से हमारे पास एरे इज़ बेटर टू चूज़। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट हमें ये कहता है कि लिस्ट जो है यूज़ करता है सिर्फ और सिर्फ उतनी ही मेमोरी यूज़ करता है एज रिक्वायर्ड बाय द नोड्स। एरे रिक्वायर्स एलोकेटिंग अहेड ऑफ टाइम। देखें जी, अगर हमने एरे एक डिक्लेयर करवा लिया है, हमने फिक्स साइज़ की, लाइक हमने कहा 10 साइज़ की हम स्टैक के लिए एरे डिक्लेयर करवा लेते हैं, तो 10 साइज़ के एरे के लिए 10 जो मेमोरी लोकेशंस हैं, लाइक अगर हर एक 4 बाइट की है इंटीजर के लिए, तो उसको 40 बाइट्स जो हैं वो एलोकेट हो जाएंगे। लेकिन बाद में अगर स्टैक के अंदर 10 नहीं सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट आते हैं, तो उन 5 एलिमेंट्स के साथ क्या हमारे पास वो जो 5 एलिमेंट हैं वो तो हमारे पास ऐड हो जाएंगे, लेकिन बाकी 5 एलिमेंट के लिए जो एरे की एलोकेटेड मेमोरी है वो तो हमारे पास वेस्ट जाएगी, क्योंकि बाकी 5 तो कभी यूज़ ही नहीं होंगे। लेकिन अगर हम लिंक लिस्ट को देखें तो लिंक लिस्ट के अंदर आपके पास जब स्टैक का न्यू एलिमेंट आता है तब ही मेमोरी एलोकेट होती है, अदरवाइज़ मेमोरी जो है फ्री पड़ी रहती है। ठीक है, और जब चला जाता है तो मेमोरी डी एलोकेट हो जाती है। तो अगर हम इस पॉइंट सेकंड पॉइंट के लिहाज से देखें तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट को यूज़ करना ज़्यादा बेटर है। लिस्ट पॉइंटर्स जो है आपके पास हेडर नेक्स्ट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा मेमोरी, अगर हम देखें तो इस लिहाज से आपके पास अगर हम एरे को देखते हैं तो एरे के अंदर हेड या नेक्स्ट जैसे कोई भी पॉइंटर नहीं है जो कि ज़्यादा मेमोरी लें, तो इस हिसाब से एरे ज़्यादा बेटर हुआ हमारे पास थर्ड पॉइंट के लिहाज से। अगर हम एरे को देखें तो एरे के पास एक अपर लिमिट है, लिस्ट इज़ लिमिटेड बाय डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। एरे के अंदर हमेशा एक अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट बाउंड होती है, और उस बाउंड को अगर हम क्रॉस कर लेते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एरर मैसेज आता है। जैसे कि हमारे पास एक बाउंड है, एक लिमिट है एरे के अंदर 10 साइज़ की एरे के अंदर कि हम 0 से लेकर 9 तक जा सकते हैं। 10 वाला इंडेक्स अगर हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एरर आता है, जबकि लिस्ट के अंदर हमारे पास डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होने की वजह से ऐसा कोई इशू नहीं आता अपर लिमिट का। सो अगर हम इसको देखें तो कुछ पॉइंट्स में आपके पास लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा बेटर है, और कुछ पॉइंट्स बताते हैं कि एरे हमारे पास ज़्यादा बेटर है। बहरहाल एक प्रॉब्लम जिसे हम मेन फोकस करें साइज़ लिमिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास स्टैक को अगर हम लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। बहरहाल वी हैव 2 ways टू इम्प्लीमेंट स्टैक इन आवर कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं स्टैक के बारे में कुछ और जानते हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कुछ और जानते हैं। उसकी इंप्लीमेंटेशन में पता चल गई, हमें पता चल गया ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है, इसके अंदर टॉप का क्या काम है, पुश एंड पॉप कैसे काम करते हैं। अब स्टैक के बारे में थोड़ा और जानते हैं, इसको हमने एरे और लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट भी किया। फर्दर स्टैक में क्या बताते हैं जी, यूज़ ऑफ स्टैक। स्टैक को हम कंप्यूटर के अंदर कहाँ यूज़ करते हैं, देखें ना, एक वे है डाटा को स्टोर करने का, एक ऑर्डर में लास्ट इन फर्स्ट आउट के थ्रू हम इसमें डाटा को स्टोर करते हैं। तो स्टैक को हम कंप्यूटर के अंदर कहाँ यूज़ करते हैं, यानी हमारे पास किस तरह के डाटा को स्टोर करने के लिए हमें स्टैक चाहिए होती है, देखते हैं जी। बेसिकली अगर हम स्टैक की एग्जांपल देखें या इसका यूज़ देखें तो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट एक्सप्रेशंस को स्टोर करने के लिए हम स्टैक यूज़ करते हैं। वो एक्सप्रेशन आपके प्रीफिक्स में भी हो सकते हैं, इनफिक्स में भी और पोस्ट फिक्स में भी। अब ये एक्सप्रेशन क्या है और ये इनके नाम क्या है। एक्सप्रेशन तो बेसिकली अगर हम एक्सप्रेशन को डिफ़ाइन करते हैं तो एक्सप्रेशन इज़ एनीथिंग दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ठीक है, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स को मिला के जो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं उस स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 5 + 10, 3 + 2, 3 - 5, 3 - 1, या a + b, a × c। जिस भी एक्सप्रेशन में दो ऑपरेंड्स, कोई भी ऑपरेंड्स, मल्टीपल ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स हों तो वो हमारे पास स्टेटमेंट क्या कहलाती है, एक्सप्रेशन कहलाती है। अब ये एक्सप्रेशन प्रीफिक्स भी हो सकते हैं, इनफिक्स और पोस्ट फिक्स भी हो सकते हैं। क्या होते हैं ये जी, इनको देखते हैं। बेसिकली अगर हम एक एक्सप्रेशन की बात करते हैं a + b की, तो इसके अंदर हमारे पास हमें क्या समझ आती है, हमें ये समझ आती है कि a और b ऑपरेंड्स के ऊपर प्लस वाला जो ऑपरेटर है वो इम्प्लीमेंट होने वाला है, यानी प्लस वाला ऑपरेटर a और b को ऐड करेगा। ठीक है, ये हमारे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन है।
प्लस को जो है ना हम एक बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं क्योंकि ये दो ऑपरेंड्स लेता है। अच्छा, अब हमारे पास ऑपरेटर्स की भी टाइप्स होती हैं। हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स भी होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स भी होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स भी होते हैं। अगर हम यूनरी ऑपरेटर को किसी को रिकॉल करें तो आपके पास जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, अगर याद करें वो किसी एक वेरिएबल के साथ आते हैं, उसके लिए मल्टीपल उसके ऑपरेंड्स, एक ऑपरेंट आता है उसके अंदर मल्टीपल ऑपरेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ऐसे ऑपरेटर्स जिसके साथ हमें एक से ज़्यादा ऑपरेंट्स की ज़रूरत होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। सो प्लस हमारे पास माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ऐसे कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम राइट करते हैं सम को एज ए प्लस बी तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास इनफिक्स फॉर्म कहलाती है एक्सप्रेशन की। अगर ये इनफिक्स है तो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स क्या होता है उसे भी देखते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन को लिखने के जो दो तरीके हैं, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स को, यही ए प्लस बी को वो कुछ इस तरह से है। प्रीफिक्स के अंदर हम ऑपरेटर को ऑपरेंड से पहले ले आते हैं और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के बाद लेके जाया जाता है। ठीक है, ये एक हमारे पास एक सिंपल फॉर्म है। ये हमारे पास एक हमने छोटा सा एक्सप्रेशन लिया है जिसके अंदर एक ऑपरेटर और दो ऑपरेंड्स हैं। लेटर जब हम मूव करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स एंड मल्टीपल ऑपरेंड्स भी हो सकते हैं। उससे हम प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स कैसे बनाते हैं उस पर भी हम बात करते हैं। बेसिकली ये प्रीफिक्सेस प्री एंड पोस्ट जो है वो रेफ़र करती हैं आपके पास ऑपरेटर की पोजीशन। अगर प्रीफिक्स है तो ऑपरेटर सारे ऑपरेंड से पहले आएगा, अगर पोस्ट फिक्स है तो ऑपरेटर सारे ऑपरेंड्स के बाद आएगा। ले जी, हम एक इनफिक्स एक्सप्रेशन की बात करते हैं। इनफिक्स एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड्स के इन बिटवीन आता है, उसे हम इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। इस इनफिक्स एक्सप्रेशन से हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। इस एक्सप्रेशन में हम इस बारे में श्योर हैं कि पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी में से। बस प्रेसिडेंस के हवाले से स्टार की ज़्यादा प्रेसिडेंस है इसलिए पहले बी मल्टीप्लाइड बाई सी होगा और आंसर को ए के अंदर ऐड किया जाएगा। तो एक्सप्रेशन को हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू सी। मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस है ओवर एडिशन, इसलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया, इनफिक्स की भी तक हम बात कर रहे हैं। कन्वर्जन टू पोस्ट फिक्स, जब हम पोस्ट फिक्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, पोस्ट फिक्स में हमने क्या करना है, ऑपरेंड्स को ऑपरेटर के बाद ले जाना है। जी, अब हम पहले फोकस करते हैं पहले दो ऑपरेंड्स पे। दो ऑपरेंड्स हमारे पास कौन से हैं, पहले दो ऑपरेंड्स हैं हमारे पास बी और सी, क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो पहले ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा मल्टीप्लाई का। हमने क्या करना है, दोनों ऑपरेटर्स को ऑपरेंड्स को इकट्ठा कर देना है और ऑपरेटर को बाद में ले देना है, क्योंकि हम पोस्ट फिक्स की बात कर रहे हैं। ऑपरेंड्स को इकट्ठा किया जिनके ऊपर वो ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है और ऑपरेटर को उनके बाद में लिख दिया। ठीक है, अब जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बना है, इस एक्सप्रेशन के अंदर ए एक ऑपरेंड है, बी सी स्टैरिक बी एक ऑपरेंड है और इस एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक ऑपरेटर बचा है और वो प्लस का ऑपरेटर है। नेक्स्ट कन्वर्जन में हम इस प्लस के ऑपरेटर को इन दोनों ऑपरेंड्स के बाद ले जाएंगे, यानी ए एक ऑपरेंड है, दूसरा बी स्टैरिक सी ऑपरेंड है और प्लस जो है एक ऑपरेटर है जो कि इन दोनों के बाद चला जाएगा। जी, ये है हमारे पास कि हम किस तरह से इसको प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने अब पहला ऑपरेंड ए और दूसरा ऑपरेंड बी सी स्टैरिक हमने इनको इकट्ठा कर दिया और प्लस के ऑपरेटर को हम बाद में लेंगे जो कि इन दोनों के दरमियान में मौजूद था। सो फाइनल हमारे पास पोस्ट फिक्स फॉर्म कुछ इस तरह से बनी, ए प्लस बी स्टैरिक सी की ए बी सी स्टैरिक प्लस। ठीक है जी, अगेन ये हमारे पास फॉर्म एडिशन को। अच्छा, अब इन्होंने हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन लिया है जिसके अंदर प्रेसिडेंस ब्रैकेट के साथ प्रेसिडेंस चेंज कर दिया है। पहले तो अंडरस्टूड था ना कि अगर ये ब्रेसेस नहीं होते, स्मॉल ब्रेसेस नहीं होते, तो आपके पास बी इंटू सी सबसे पहले जो है एग्जीक्यूट होना था। लेकिन अगर हम ये ब्रैकेट्स लगा के अपने एक्सप्रेशन की हम प्रेसिडेंस को चेंज कर देते हैं, उसमें अब ए प्लस बी पहले इम्प्लीमेंट होगा और जो आंसर आएगा उसे सी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हुए भी पहले एडिशन वाले ऑपरेटर्स एडिशन ऑपरेटर को कन्वर्ट करेंगे, फिर स्टैरिक को मल्टीप्लाई को करेंगे। अगेन वही वाला फॉर्मूला, ऑपरेटर जिन दो ऑपरेंड्स के दरमियान है उन ऑपरेंड्स को इकट्ठा करें और ऑपरेटर को बाद में ले जाएं। ठीक है, अगेन जो एक्सप्रेशन बना, अब इसके अंदर दो हमारे पास ऑपरेंड्स हैं, ए बी प्लस और सी दो ऑपरेंड्स हैं, उनके अंदर जो ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है वो स्टैरिक है। तो हमने ए बी प्लस सी को इकट्ठा कर देना और स्टैरिक को हमने बाद में ले जाना। ठीक है जी, सो हमारे पास फाइनल जो हमारे पास पोस्ट फिक्स फॉर्म बनेगी हमारे एक्सप्रेशन की कुछ इस तरह से बनेगी।
अगर हम ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस की बात करें तो हमारे पास ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस में एक्सपोनेंट का ऑपरेटर सबसे पहले सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाला होता है, देन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की होती है सेम प्रेसिडेंस के होते हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम प्रेसिडेंस के होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर आ रहे हैं तो फिर किस तरह से हम प्रेसिडेंस को चेक करते हैं? उसके लिए जी बेसिकली हम लेफ़्ट टू राइट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सेम प्रेसिडेंस वाले एक्सप्रेशन में हम लेफ़्ट टू राइट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी लेफ़्ट से हम पढ़ना शुरू करते हैं और राइट तक जाते हैं। लेफ़्ट के लिहाज से a प्लस बी पहले एग्जीक्यूट होगा और फिर उसके अंदर c ऐड होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल आ गया तो फिर हमने राइट टू लेफ़्ट एग्जीक्यूट करना है। अगर हमारे पास सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स हैं जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन सेम प्रेसिडेंस वाले हैं तो हमने लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अगर एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट्स आ गए हैं तो हम राइट टू लेफ़्ट नहीं बल्कि लेफ़्ट टू राइट नहीं बल्कि राइट टू लेफ़्ट वाला रूल अप्लाई करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे ए एक्सपोनेंट बी एक्सपोनेंट सी, तो हमारे पास बी एक्सपोनेंट सी पहले एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हमने राइट टू लेफ़्ट मूव करना है, और फिर जो आंसर आएगा उसको हम ए के साथ एक्सपोनेंट उसका परफॉर्म करके तो सोल्यूशन। ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दिखाए हुए हैं जिनके इनफिक्स और पोस्ट फिक्स फॉर्म हमारे सामने गिवन है। अगर a प्लस बी को देखें ये इनफिक्स है, पोस्ट फिक्स में इनका ऑपरेटर बाय चला जाएगा। अगेन यहाँ पे अगर हम देखें ये सेम प्रेसिडेंस है, लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो 12 60 को इकट्ठा करके प्लस उसके बाद और फिर 23 को उसके साथ इकट्ठा करके माइनस बी बाद में कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो a प्लस बी सी माइनस डी में वैसे इसमें एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, लेकिन चूँकि हमने ब्रैकेट्स लगा के प्रेसिडेंस को चेंज कर दिया तो सबसे पहले a प्लस बी को हम करेंगे और सी माइनस डी को यानी एक लेवल पे करेंगे और फिर स्टारिक को करेंगे। ए बी को इकट्ठा किया और स्टारिक प्लस बाद में चला गया। इस तरह सी डी को इकट्ठा किया और उसका माइनस पोस्ट हो गया, पीछे चला गया, एंड में चला गया, और हमारे पास जो फाइनल फिर ऑपरेटर बचा वो हमने इन दोनों के दरमियान लगा दी, यानी ए बी प्लस और सी डी माइनस स्टारिक एंड में चला जाएगा। इस तरह हम हायर प्रेसिडेंस की यहाँ पे देखें तो सबसे पहले एक्सपोनेंट को हम करेंगे ए बी और बाद में चला जाएगा, फिर हम मल्टीप्लाई को करेंगे। मल्टीप्लाई जो है उसके साथ आएगा सी इधर आ जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन बाद में चला जाएगा। फिर हम ई और एफ को इकट्ठा करके डिवीजन का साइन उसके बाद ले जाएंगे और लास्ट में हमारे पास प्लस बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास एक माइनस वाला बचेगा और प्लस वाला बचेगा। पहले हम माइनस को करेंगे, माइनस को करते हुए आपके पास डी सी के साथ आ जाएगा, माइनस बाद में चला जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास एक प्लस बचेगा, प्लस क्या करेगा इस वाले सारे एक्सप्रेशन को और ई एफ डिवीजन को इकट्ठा इस तरफ ले आएगा और प्लस आपके पास लास्ट में चला जाएगा। यानी जो जो आपके पास प्रेसिडेंस है देखें, हाईएस्ट प्रेसिडेंस आपके पास एक्सपोनेंट की है, फिर स्टारिक की है, फिर आपके पास माइनस आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि आपके पास एक्सप्रेशन में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए जब हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे तो उसमें हमने सी डी और ई एफ को दोनों को एक टाइम पे हमने उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया, तो उसके बाद लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए माइनस पहले आ रहा था, प्लस बाद में आ रहा था, इसलिए माइनस पहले आएगा और लास्ट पे आपके पास प्लस का साइन आ जाएगा। ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट। जी आज के लेक्चर को शॉर्ट करते हुए हम यहीं पे रखते हैं, जिसमें हमने अभी तक ये देखा कि स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के जो दो तरीके हैं उनका हमने कंपैरिजन देखा, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि स्टैक का यूज़ कहाँ पे है। स्टैक का यूज़ एक्सप्रेशन एवेल्यूएशन में है, एक्सप्रेशन को स्टोर करने और उनको वैल्यूएट करने में है, और उसके लिए पहले हमने एक्सप्रेशंस की बात की कि हमारे पास 3 टाइप के कौन से एक्सप्रेशन होते हैं, उनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि स्टैक किस तरह से हमारी हेल्प करता है इन एक्सप्रेशन को एक दूसरे में कन्वर्ट करने और वैल्यूएट करने के लिए, ठीक है जी। यानी इनफिक्स से प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना और वैल्यूएट करने के लिए, यानी उसको फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए स्टैक हमें किस तरह से हेल्प कर रहा है अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे। आज के लिए इतना ही।